ग्राउंड में स्वागत करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, मेरी आवाज उधर क्लियर आ रही है क्या? उधर जो बरगद झाड़ के पीछे बैठे हुए मेरे साथी लोग, अगर आ रही है तो हाथ को खड़ा कीजिए। नहीं? अच्छा। और उधर उधर अच्छा, आप लोगों को तो सुनाई दे रहा होगा ना? चलिए, बढ़िया है। उधर पीपल झाड़, बढ़िया। तो साथियों, आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत दिन है। क्यों बहुत खूबसूरत दिन है? क्योंकि आज पूरा जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग के जशपुर जिला अपने संविधान में मिले हुए अधिकार को समझने के लिए बेताब सा हो गया है। मजा आ रहा है। आपकी जो दीवानगी है वो देखने लायक है। और वैसे भी मैं जो दीवाने किस्म के होते हैं उनको मैं बहुत पसंद करता हूं। साथियों, आज जो महत्वपूर्ण सभा प्रबोधन है, इस सभा प्रबोधन का पहला विषय है धर्म के नाम पर मूल निवासियों के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार, संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो साथियों, मौलिक अधिकार बोलने से हमारे बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आता है मौलिक अधिकार है क्या। सबसे पहले तो मैं मौलिक अधिकार के बारे में बड़ी सरलता के साथ में आप लोगों को इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। मैं ये जो बिजली का तार होता है, बिजली का जो नंगा तार होता है ना, उसको यहां पे बैठा हुआ कोई भी आदमी छुएगा तो सबको बराबर झटका मारेगा कि किसी को कम या ज्यादा झटका मारेगा? सबको बराबर झटका मारेगा। ऐसा तो नहीं है कि उराव को थोड़ा सा कम झटका मारेगा और हमारे जो कंवर भाई है उसको थोड़ा ज्यादा झटका मारेगा। ऐसा तो नहीं है ना? सबको बराबर झटका मारेगा। सांस लेने का जितना अधिकार पूरे विश्व में जितना भी लोगों को है, उतना ही अधिकार धर्म को मानने का अधिकार है, मौलिक स्वतंत्रता। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, ये जशपुर जिला में बजरंग दल के गुंडे पास्टर को जाके मारते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं कि नहीं करते? और हमारा जो जशपुर का पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है, मूक बधिर होने की तरह खड़ा होकर देखता है कि नहीं देखता है? यह न्याय है कि नहीं है? इसलिए तो जमा हुए हैं। न्याय चाहिए, मिलेगा। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है। मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी की जिम्मेदारी को छत्तीसगढ़ में निर्वाह कर रहा हूं। और आप लोगों का तकलीफ को देखते हुए मैं इस मंच के माध्यम से एक ऐलान करता हूं, आपके तकलीफों से कसम खाता हूं। आप जो तकलीफ में है, इस तकलीफ को लेकर मैं कसम खा रहा हूं, 2028 में मूल निवासियों की सरकार बनेगी। 2028 में मूल निवासियों की सरकार बनेगी और किसी की बाप की औकात नहीं है कि हमें रोक सके। साथियों, आज हमारे जशपुर जिला में इतना सतावन हो रहा है, मैं हमारे लोगों को तकलीफ को देख के बहुत आहत हूं, बहुत ज्यादा आहत हूं। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि आप हमारे साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो जशपुर की धरती में बहुत जल्दी बिरसा मुंडा बहुत पैदा हो जाएंगे। बिरसा मुंडा पैदा करने के लिए तैयार हो साथियों, तैयार करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर पैदा करने के लिए तैयार हो, तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जो न्याय और इंसाफ है मांगने से नहीं मिलता है। दे दो दे दो दे दो ऐसा बोलने से मिलता है क्या? हमने आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जिला प्रशासन के पास में हमने विनती किया कि हमें सभा प्रबोधन का मौका दिया जाए। सभा के द्वारा इसको करेक्शन करके, जिला प्रशासन के द्वारा इसको करेक्शन करके 11 बजे से 3 बजे कर दिया। और यहीं पे अगर हमारे माननीय मोहन भागवत साहब का कार्यक्रम हो रहा होता, माननीय मोहन भागवत साहब का कार्यक्रम हो रहा होता
तो क्या प्रशासन उनको 3 बजे तक बोलने का इजाजत देता? क्या कितना देता? अगर 5 बजे बोलो तो 5 बजे तक देता कि नहीं देता? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो जशपुर जिला के जो आदिवासी हैं, जशपुर जिला के जो एससी हैं, अनुसूचित जाति, और जशपुर जिला के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में इतना सतावन क्यों हो रहा है? इसके पीछे मजबूत कारण है, बहुत मजबूत कारण है। वो मजबूत कारण इसी समय खुलासा करूंगा मैं। और मैं जिला प्रशासन जशपुर से अपील करूंगा कि आप ये जो आर्टिकल 25 का हनन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, बंद कीजिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय जी और हमारे सोशल मीडिया में जितने भी जो बंधु लोग मुझे इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अपील करूंगा कि ये वीडियो उनको तक पहुंचाया जाए। ये जो धर्म के नाम पे जशपुर में जो नौटंकी चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। हर किसी को बराबर इजाजत मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो सूरज की रोशनी है, हर किसी को बराबर सेक रहा है। यहाँ पे किसी को 45 डिग्री तो नहीं सेक रहा है ना, जितना उतना तो सेक रहा है ना। तो भाई किसी को यहाँ पे धर्म की इतनी आजादी क्यों और किसी को धर्म की इतनी पाबंदी क्यों? सवाल पैदा होता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या राजतंत्र में जी रहे हैं? अगर लोकतंत्र में जी रहे होते तो हमारे साथ में अत्याचार नहीं होता। इसका दूसरा मतलब है कहीं ना कहीं आज हम राजतंत्र में जी रहे हैं और हम सब लोगों को इस राजतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं साथियों? अगर प्यार मोहब्बत से न्याय नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा डब्बा को गर्म करना पड़ेगा। माननीय वामन मेश्राम साहब हमें एक चीज बताते हैं, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा, मैं उसी का चेला हूं, माननीय वामन मेश्राम साहब का। वो क्या बोलते हैं कि जब डब्बे से घी नहीं निकलेगा तो उसको उंगली टेढ़ा करके मत निकालो, डब्बा को गर्म कर दो, है ना, डब्बा के नीचे आग लगा दो और उसको जब टघल जाएगा तो उसको रूड़ दो। तो डब्बा गर्म करने के लिए तैयार हो ना? तैयार करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो मैं माननीय जिला प्रशासन को और हमारे जिलाधिकारी महोदय को मैं अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हमारे लोगों को इतना मत सताइए, हमारे लोगों को इतना मत मारिए। लोकतंत्र में जी रहे हैं और ये जो न्याय की व्यवस्था है बहुत अच्छे तरीके से आप कायम कीजिए, ऐसा अपील है पूरे हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से और हमारे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से। और आज के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी लोग पास्टर्स को, विश्वासियों को प्रताड़ित करते हैं, आप उनके खिलाफ में आप सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो आर्टिकल 25 है संविधान के अंदर में निहित मौलिक अधिकार है और संविधान के विरोध में कार्य करना देशद्रोह के श्रेणी में आता है, संविधान द्रोह में आता है और इसका क्या सजा होता है वो भी हमें पता है। इसलिए सम्मानीय हमारे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय को मैं अपील करता हूं कि आज के इस सभा के बाद में जशपुर जिला में किसी के ऊपर प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। और दूसरा विषय है साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को सरकार द्वारा जबरदस्ती कब्जा कराना संविधान के विशेष अधिकार 5वीं अनुसूची का हनन है। कई साल से हमारे लोग 5वीं अनुसूची बोल रहे हैं और ये जो 5वीं अनुसूची है साथियों, हमारे लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं 5वीं अनुसूची के बारे में बताना चाह रहा हूं। 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले हमारे जो आदिवासी हैं, आदिवासी अपनी जो समाज को चलाने के लिए एक कानून का व्यवस्था बनाए थे, एक कानून का व्यवस्था बनाए थे जहां पे वो समाज को संचालित करने के लिए उन्होंने कानून बनाया वहां पे, और उस कानून का जो अमल है, इम्प्लीमेंटेशन, वो उन्होंने बनाया व्यवस्था। और उस कानून के वजह से अगर किसी को उल्लंघन करता है कोई पर्सन तो उसको सजा की व्यवस्था थी, जिसको न्याय का व्यवस्था बोला गया। और उन लोग अपने समाज को बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आज वर्तमान समय में उसको बोला जाता है ना, कार्यपालिका बोला जाता है, विधायपालिका बोला जाता है, कार्यपालिका बोला जाता है, न्यायपालिका बोला जाता है और मीडिया बोला जाता है। ये लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ हैं। 1950 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उस वक्त हमारे जो पुरखे हैं उस समय पे अपने समाज को चलाने के लिए जिस विधि को, जिस व्यवस्था को चलाते थे,
जिसको आप लोग रूढ़ी प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसको आप परंपरागत व्यवस्था के रूप में जानते हैं, ट्राइबल टेटोरियल के नाम से जानते हैं, राजीव पढ़ा के नाम से जानते हैं, जिससे समाज को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने ये रूढ़ी प्रथा को, राजीव पढ़ा को बढ़िया से स्टडी करने के बाद में एज इट इज उसे उठा के वो संविधान में जगह दिए। और जो हमारी वर्षों की जो रूढ़ी प्रथा है, हमारे पुरखे लोग जिस न्याय व्यवस्था के साथ में अपने समाज को संचालित करते थे, उसी रूढ़ी प्रथा को 5वीं अनुसूची के रूप में संविधान में एज इट इज रख दिया गया है। लेकिन आज 1950 में संविधान लागू हुआ, आज 2024 हो गया, टोटल 74 साल। इस 74 साल में हमारे आदिवासियों को 5वीं अनुसूची कभी नहीं मिला। तो बहुत सारे हमारे जिम्मेदार साथी लोगों का कहना है कि आपको मांगने नहीं आ रहा है। हो सकता है मांगने नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि हमें शायद मांगने नहीं आ रहा होगा कि 5वीं अनुसूची हमें दिया जाए। तो अगर आपको आता है मांगने के लिए तो हमारे लिए मांग दो, कोई दिक्कत है क्या? चलो, हमको मांगने नहीं आ रहा, आपको आता है तो आप मांग दो। और 5वीं तो हमारा ये जो जशपुर है, ये तो हमारा 5th शेड्यूल इलाका है ना। ये 5th शेड्यूल इलाका में आदिवासी को बोला जा रहा है कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, शासन प्रशासन का मालिक आदिवासी है। और आदिवासियों की हालात को देखिए, आज हमारे लोग धूप के वजह से इधर बैठे हुए हैं, धूप के वजह से उधर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं पता है आपको? हमने सबसे पहले आवेदन लगाया था कि आप हमें कार्यक्रम करने के लिए खेल मैदान, वो जो तपकरा रोड वाला मैदान है ना, हमने उसका मांगा था। लेकिन हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं जशपुर से और हमारे अपर कलेक्टर महोदय हैं, वो इस जगह को हमको दिया और हम लोग समय पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा बैठने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे काम बढ़िया से ना करने की वजह से आप लोग तकलीफ में हैं, धूप में बैठे हुए हैं। लेकिन उसका जो मजबूत कारण है वो हम लोग पहले वहाँ पे लगाए थे कार्यक्रम के लिए आवेदन, और प्रशासन ने हमको यहाँ पे कार्यक्रम लगाने दिया और हमको सडनली नहीं हो पाया। हमारे बहुत सारे भाई लोग इधर से गाड़ी से पार्क उधर चले गए, कोई वहाँ पे देख रहा है, सब बहुत परेशानी हुआ, बहुत ऐसा परेशानी हमारे लोगों को हुआ। तो साथियों, यहाँ पे जो आदिवासियों को कैसे बुड़बक बनाया गया, आदिवासियों को कैसे बुड़बक बनाया गया, आप थोड़ा बढ़िया से समझिए। आदिवासियों को बोला गया कि आप लोग अपनी संस्कृति को, कला को और सभ्यता को सहेज के रखिए। आप अपनी कला संस्कृति के वजह से आदिवासी कहलाते हैं, इसको सहेज के रखिए, संभाल के रखिए, संभाल के रखिए, ऐसा हम लोग को बोला गया। तो साथियों, हमने संभाल के रखा। यहां पे बैठा हुआ आदिवासी को कर्मा नृत्य करने आता है कि नहीं आता है? यहाँ के आदिवासी को जलसा नाचने आता है कि नहीं आता है? रोपा गीत गाने आता है। मैं किसान का बच्चा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रोपा नहीं लगाया हूँ, तो मेरे को रोपा गाना नहीं आता है। लेकिन मैं बचपन में बहुत हिंदी पिक्चर देखा हूँ मैं, तो हिंदी गाना मेरे को आता है गाने के लिए। तो भी तो कला है, गाना गाना भी तो कला है। मुझे आदिवासी को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, तब भी बहुत अच्छा गाना गाना आता है। मैं इंटरप्रिटेशन बताने के लिए ये गाना मैं आपके सामने गा रहा हूँ। मैं हिंदी पिक्चर का बहुत अच्छा गाना है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तो के देख लो तो मैं जान लो सनम, प्यार होवेला दीवाना सनम, निंगनीर कंती अक्कन सनम, प्यार मनी दीवाना सनम। मैं ये जो 3 वेरिएशन में गाना गाया आपके सामने, ऐसा गाना नरेंद्र मोदी नहीं गा सकता। तो मैं जशपुर के जिला प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि मैंने अपनी कला को सुरक्षित रखा है,
मैंने अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखा है। तो आज हमको रैली का आदेश क्यों नहीं मिल रहा है? आपके माध्यम से हमें बोला जाता है, जिला प्रशासन के माध्यम से, आदिवासी अपनी कला संस्कृति सभ्यता को बढ़िया से सहेज के रखिए। जो सहेज के रखता है वो शुद्ध आदिवासी है, और जो सहेज के नहीं रखता है वो मिलावट वाला आदिवासी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? पूरे लोगों को, पूरे भारत के आदिवासियों को कला संस्कृति सभ्यता के नाम पे रखा, उसको प्रचार प्रसार किया गया साथियों। और जो आदिवासियों की सबसे बड़ी जो ताकत थी रूढ़ी प्रथा, वो कभी दिया ही नहीं। और इस रूढ़ी प्रथा को नहीं देने के वजह से हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। अगर रूढ़ी प्रथा, हमारी जो 5वीं अनुसूची अगर आज इंप्लीमेंट होता तो जिला कलेक्टर महोदय को, रूपनारायण एक्का को लेटर जारी करने की जरूरत नहीं पड़ता। रूपनारायण एक्का कलेक्टर को चिट्ठी लिखता और बोलता कि हमारा कार्यक्रम है और आपको इसकी सूचना दी जाती है, आपको इसकी सूचना दी जाती है। रूपनारायण एक्का ऐसा चिट्ठी लिख के देता और उसको मानना पड़ता, हर हाल में मानना पड़ता। यह है 5वीं अनुसूची, जहां पे न्याय चलाने का अधिकार है, जहां पे सत्ता चलाने का अधिकार है, जहां पे कानून बनाने का अधिकार है, जहां पे मीडिया चलाने का अधिकार है। लेकिन आज नहीं मिला। अगर साथियों आपको यह लड़ाई जीतना है, अकेले अकेले लड़ोगे कभी जीत नहीं पाओगे। अकेले अकेले लड़ोगे कभी नहीं जीत पाओगे। आपको अगर मंजिल मकसद चाहिए, आपको अगर आपकी न्याय व्यवस्था चाहिए, आपकी प्रशासन चाहिए, आपकी शासन चाहिए, इस जगह तक पहुंचाने का सिर्फ एक रास्ता है, और उस एक रास्ता का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। उस रास्ता का नाम है साथियों भारत मुक्ति मोर्चा। अगर तुमको जशपुर में राजा की तरह जिंदगी जीना है, अगर तुमको यहां पे शान की जिंदगी जीना है, तो आपकी खुद की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, आपका खुद का शासन होना चाहिए, खुद का प्रशासन होना चाहिए। तब जाके आप बढ़िया से जिंदगी को जी पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आज भी भटक रहे हैं, कल भी भटकेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग और भटकना चाहते हैं क्या? एक ही रास्ता है, भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा आज पूरे भारत में मूल निवासियों का, SC, ST, OBC का सबसे बड़ा संगठन है साथियों। और ये जो संगठन है, ये सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। हम मुकम्मल आजादी की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हम मुकम्मल आजादी को निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, हम लोग आने वाले समय पे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब यहां पे कानून का राज चलेगा, यहां पे कानून का व्यवस्था चलेगा, और कानून का समाज के ऊपर और शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोग न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता और समानता के आधार पे समाज का भी निर्माण करेंगे और राष्ट्र का भी निर्माण करेंगे। और इस निर्माण करने में, इसको निर्माण करने में साथियों, आप तमाम साथियों का जो सहयोग है, वो सहयोग हमको हर हाल में चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, समता समानता का समाज और राष्ट्र बनाने के लिए और साथ देने के लिए आप लोग तैयार हैं? इधर हमारी माताओं को पूछना, आप लोग तैयार हैं? इधर तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो साथियों, आगामी समय में और कार्यक्रम लगेगा, क्योंकि एक दिन कार्यक्रम को सुनने के बाद में ना बहुत सारी बात समझ में नहीं आती है। और भी कार्यक्रम लगेंगे। और अगर आपको अपनी न्याय व्यवस्था चाहिए साथियों, आपका 5वीं अनुसूची रूढ़ी व्यवस्था चाहिए, हमारे पुरखे लोग जैसे पहले चलाते थे, तो और ताकत बटोरना पड़ेगा। और आप लोग ताकत बटोरने के लिए निरंतर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों के सामने अपील करता हूं। 8 विषय है, समय की नजाकत है, बहुत सारे विषयों को मैं कवर नहीं कर सकता। मैं एक विषय के ऊपर में और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे वक्ता साथी हैं और सभी वक्ता साथी बहुत धुरंधर हैं, हमको सबको सुनना है। और ये जो चौथा नंबर पे
एक विषय डाला हुआ है साथियों, इसका नाम है ईवीएम मशीनों में मतों की गड़बड़ी करके जबरदस्ती सत्ता को कब्जा करना लोकतंत्र की हत्या है। इस विषय पे मैं छोटी सी अपनी बात को रखूंगा, उसके बाद में फिर मैं समापन करूंगा। तो साथियों, पूरे विश्व में ज्यादातर देशों में जो विकसित देश है, उस विकसित देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं आता है, नहीं होता है, क्योंकि इस ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, पारदर्शी चुनाव नहीं होता है, स्वतंत्र चुनाव नहीं होता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसा चुनाव होता है? धोखाधड़ी वाला चुनाव होता है, ठगाठगी वाला चुनाव होता है, ठगाठगी वाला चुनाव होता है। अभी पाकिस्तान के एक चुनाव आयोग में काम करने वाले एक सज्जन का वीडियो वायरल हुआ, आप लोग देखे होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है। तो उसमें वो सज्जन बोल रहे हैं कि मुझे अपने किए पे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के जनता, वो अवाम बोलते हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने अवाम को मैं बहुत ज्यादा धोखाधड़ी दिया हूं, बहुत धोखा दिया हूं, और मैं अंदर आत्मग्लानि से मैं भर गया हूं। मेरे जैसे आदमी को कराची के चौक में, शहर में आप हमें फांसी की सजा दे दो, ऐसा वीडियो में वो कबूल कर रहा है, वो अपना गुनाह को कबूल कर रहा है और बोल रहा है मैं ही वो आदमी हूं, मैं ही वो आदमी हूं जो 70 हजार वोट से जीते हुए प्रत्याशी को मैंने हरवाया है, ऐसा बोल रहा है। इसलिए मेरे को, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वो अपील कर रहा है कि कराची के जो चौक है, वो बंद कमरे में नहीं, सड़क के ऊपर खुले में फांसी दे देना, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, ऐसा उसका वीडियो आया हुआ है साथियों। वामन मेश्राम साहब लगातार 2013 से ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस समय पूरे भारत के लोगों को ईवीएम का ई समझ में नहीं आता था, उस समय से वामन मेश्राम साहब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज उसके लड़ाई लड़ने के वजह से पूरे भारत में ईवीएम के विरोध में जो उलगुलान उठा है, वो उसका श्रेय वामन मेश्राम साहब को जाता है। और उन्होंने लोकतंत्र का मतलब बताया, उन्होंने वोट की वैल्यू का बताया, वोट से आप चुनाव जिता सकते हैं और वोट की ताकत से आप शासक बन सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जिसको वर्तमान शासन और जो सरकार है वो आपसे धोखाधड़ी करके आपकी वोटों से अपनी सरकार बना रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि आपको इसको हर हाल में रोकना है। पूरा भारत लगा हुआ है रोकने के लिए, और मुझे लग रहा है कि हम लोग 90% लड़ाई को जीत चुके हैं, 90% लड़ाई को हम लोग जीत चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके बावजूद भी सतर्कता का सिद्धांत को अपनाएंगे हम लोग, इसके बावजूद भी हम लोग सतर्कता का सिद्धांत को अपनाएंगे। अगर भारत की जो सरकार है और चुनाव आयोग, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और इस लोकसभा के चुनाव में अगर वो जबरदस्ती ईवीएम से वोटिंग करवाता है, जबरदस्ती अगर ईवीएम से वोटिंग करवाता है, तो यहां पे बैठे तमाम साथियों से अपील है, तमाम साथियों से अपील है, वोटिंग के दिन में वोट करने के लिए आपको पोलिंग बूथ जाना है और ईवीएम को उठा के पटक देना है। चुनाव के दिन में आपको वोट देने जाना है, अंदर घुसना है, उठा के पटक देना है। कितने लोग पटकने के लिए तैयार हैं? कितने लोग पटकने के लिए तैयार हैं? छोटा गुनाह है, गुनाह नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, गुनाह है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर का गुनाह नहीं है। अगर बड़ा गुनाह को रोकने के लिए छोटा सा छुट्टू सा गुनाह कर दें तो कोई हर्जा है क्या? कोई हर्जा है क्या? हमारे आदिवासी पैदाशी मार्शल कौम के लोग हैं। मार्शल कौम का मतलब होता है पैदाशी लड़ाकू होते हैं, कौम का मतलब होता है लड़ाकू नहीं, मार्शल का मतलब होता है लड़ाकू।
मैं थोड़ा गलत बोल दे रहा था, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत बदनाम कर देते हैं। मार्शल का मतलब होता है साथियों लड़ाकू, लड़ने वाला। हमारे पुरखे लोग जब जंगल में होते थे तो हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमारे बाप और दादा शेर से भिड़ जाते थे और शेर को उठा के पटक देते थे, भालू को उठा के पटक देते थे। पैदाशी लड़ाकू हैं हमारे लोग। आज मैं आपकी सीने की ज्वाला को, आज मैं आपकी जो सीने के अंदर में जो अरमान दबा हुआ है उस अरमान को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारे बच्चे लोगों को, हमारे पूरे समाज को अगर सही सलामत आपको देखना है तो आपको ईवीएम फोड़ना पड़ेगा। अगर आप ईवीएम को नहीं फोड़ेंगे साथियों तो ये जो 2024 का जो जनवरी और फरवरी महीना है ना, ये जनवरी और फरवरी महीना तो ट्रेलर है, पिक्चर तो 2025 में देखोगे आप लोग। समझ रहे हैं मेरी बातों को? और हमें ऐसा पिक्चर नहीं देखना है, हमको 2025 वाला पिक्चर नहीं देखना है। एकदम हमारी बातों को गंभीरता से समझिए। हमको 2025 में, 2028 में, 2024 में ऐसा पिक्चर देखना है कि हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार ही ना बन पाए, ऐसा पिक्चर देखना है। और आप लोगों को यकीन मानो मैं इतना मजबूत बना दूंगा। आप लोगों को लग रहा छोटा सा दिख रहा है, कैसे सकेगा, है ना? मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो ऊपर वाले ने रिवर्स गियर लगाना भूल गया। मेरी जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है, मेरी जिंदगी में सिर्फ फॉरवर्ड गियर है। मैं इधर पीछे हटना नहीं जानता हूं मैं। यकीन रखो मूल निवासी समाज आजाद होगा। और इसका जो उलगुलान है आप लोग खुशनसीब है, जसपुर जिला से होगा। 200% उलगुलान जसपुर जिला से शुरू होगा साथियों, और आप लोग हर हाल में साथ दोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और आखिरी नसीहत, पहचानो कौन आदमी ठगवा है और कौन आदमी सही है। मैं आप लोगों को भोला भाला और संस्कारी बनाने के लिए यहां पे नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को भोला भाला और संस्कारी बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को यहां पर अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए आया हुआ। भोला भाला आदमी लड़ नहीं सकता और संस्कारी आदमी भी लड़ नहीं सकता। अभी हम लोग लखनऊ गए थे तो वहां पे एक आदमी देखता है, फिर मेरे को बोलता है बड़ा सभ्य किस्म का दिखते हो तुम ऐसा। मैंने उसको बोला हाँ वो तो है, वो तो है। और जो संस्कारी आदमी क्या बोलता है पता है? अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, ऐसा बोलता है। हमको किसी की परवाह नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है कि हमारे बोलने से कौन क्या बोलेगा। हमको सिर्फ इतना सी परवाह है कि मेरा समाज आजाद होना चाहिए। आप लोग आजाद होने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं साथियों? भारत मुक्ति मोर्चा के संग आइए, प्रशिक्षण लीजिए। लाखों बिरसा मुंडा पैदा होगा, लाखों बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होगा और आप लोग आजाद हो जाएंगे, आप लोग आजाद हो जाएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।